राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जब सुबह प्रारंभ हुआ था और इसके आरंभ में हमें एक बहुत बड़ा साथ जो आज श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मिला है, तो सुबह सुबह जब आकर आपने सबसे पहले कहा कि हम आप लोगों में से एक हैं, हम आपके अतिथि नहीं हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि उससे इनके चरित्र की का जो पोर्टल है उस पर भी आपको उपलब्ध है। Let's have a round of applause for the launch, my dear friends. It's a national framework for sedimentation management. Thank you so much. और मित्रों, जैसा कि आज हमारा ये प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन जब सुबह प्रारंभ हुआ था और इसके आरंभ में हमें एक बहुत बड़ा साथ जो आज श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मिला है, तो सुबह सुबह जब आकर आपने सबसे पहले कहा कि हम आप लोगों में से एक हैं, हम आपके अतिथि नहीं हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि उससे इनके चरित्र की इस बात को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां मिलती हैं सिर झुकाने से। So my dear friends, let's welcome Shri Shivraj Singh Chauhan for the address. Please, sir. हमारे देश के जल शक्ति मंत्री, जिनको अभी हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे, आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, केंद्रीय राज्य मंत्री फूड प्रोसेसिंग, उद्योग और जल शक्ति, आदरणीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सचिव जल शक्ति मंत्रालय आदरणीय बिनी महाजन जी, पंकज कुमार जी, अलग अलग राज्यों से आए हुए मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि इस धरती पर आप पधारे हैं। सभी राज्यों के जल शक्ति या जल संसाधन मंत्री यहां पधारे हुए हैं, ऐसे सभी हमारे मंत्री साथीगण और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपको, प्रहलाद जी को सच में आपका आभार प्रकट करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर वाटर विजन 2047 ये विचार विमर्श का सम्मेलन जो हो रहा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, तो आभार आपको प्रकट नहीं करना, धन्यवाद मुझे देना है। ये दुर्लभ अवसर मध्य प्रदेश को मिला है। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव की। प्रयास ये होगा कि सम्मेलन के दौरान किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हम पैसे भी गाते रहे, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। आप सबका हृदय से स्वागत। हम सचमुच में सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी लीडर मिले हैं। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं, वो संकल्प लेते हैं और उनकी सिद्धि के लिए अपने आप को झोंक देते हैं, और केवल खुद को नहीं झोंकते, हम सबको भी झोंकने की कोशिश करते हैं। मैं ये हृदय से कह रहा हूं, अद्भुत लीडर मिला है देश को, और इसलिए जिन विषयों पर पहले कभी विचार नहीं होता था, अब गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि ये पता ही नहीं था कितनी वाटर बॉडीज हैं देश में, कितने बांध है, कितने अलग अलग तरह की जल संरचना है, कुल कितना पानी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही आज हम केवल आज का नहीं, आने वाले 25 और 50 साल बाद की क्या स्थिति बनेगी, उसकी व्यवस्थाएं हम कैसे करेंगे, उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह सम्मेलन भोपाल में हो रहा है,
और भोपाल जल प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है। हमारे यहां कहावत है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया। इसमें एक और चीज जुड़ती थी, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहां की रानी अंतिम गौण शासिका हुई थी कमलापति। जब आप आए होंगे एयरपोर्ट से तो आपने हमारे बड़े तालाब को, बड़ी झील को देखा होगा। ये 10वीं शताब्दी में बनी, 1000 साल से ज्यादा हो गए इसको बने हुए। और जब 1000 साल पूरे हुए तो बनवाई थी राजा भोज ने। राजा भोज की प्रतिमा हमने इसी बड़े तालाब में लगाई। आप देखते होंगे आते समय, वो आज भोपाल की पहचान बन गई। और आज भी 1/3 पेयजल की आपूर्ति भोपाल को यही बड़ा तालाब कर रहा है। अगर ये तालाब ना हो तो भोपाल की पहचान ही खत्म हो जाए। और मैं भारत के पुराने विजन को भी आपको बताना चाहता हूं। राजा भोज ने अकेला ये नहीं बनवाया था। ओरिजिनल जो भोजताल था वो भोजपुर के पास था। उन्होंने पत्थर की 2 दीवारें घाटी के बीच में खड़ी की और बिना सीमेंट के, बिना और किसी चीज का उपयोग किए, केवल 2 पत्थरों की दीवार के बीच में मिट्टी भर के एक 400 वर्ग किलोमीटर का बांध बनाया। 400 वर्ग किलोमीटर का। मंडीदीप, प्रहलाद जी जानते हैं, मंडीदीप द्वीप था उसमें। बाद में फिर कहानी है उसमें, सच्चाई थी कि लोग बताते थे राजा भोज ने इसलिए बनवाया था कि चर्म रोग, 9 नदी 99 नाले बांध के पानी इकट्ठा करो तो उसमें भी काम आएगा, बाकी काम आएगा। लेकिन एक हुसैन शाह हुए थे, उनके बेटा उसमें डूब गए थे तो उन्होंने तोड़वा दिया था इसको। तो बाद में वो जो जमीन खाली उसको आज भी ताल परगना कहते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े बांध हमारे राजा, कुशल शासक प्रशासक, अब बुंदेलखंड की धरती पे प्रहलाद जी जहां से सांसद हैं, लगभग 2000 जल संरचनाएं चंदेलकालीन बनी। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा भी है। हर गांव में तालाब होता था। मध्य प्रदेश के भी हर गांव में बिना तालाब के काम नहीं चलता था। बाद में धीरे धीरे तालाबों पे अतिक्रमण हो गए, जल संरचनाएं समाप्त हो गई। पानी हमने निकाला बहुत धरती के पेट से, लेकिन वापस धरती में भेजने का कोई प्रयत्न नहीं किया। और इसलिए धीरे धीरे पानी की समस्या खड़ी होती चली गई। अब विजन तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया, जल शक्ति मंत्री जी ने आपके बीच में रखा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुछ काम हुए उस दृष्टि से मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 2003 के आसपास तक कुल सिंचाई की हमारी क्षमता थी 7.5 लाख हेक्टेयर। अब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य, तो मैंने पानी बचाने के लिए नहीं गजेंद्र सिंह जी, हमने ये सोच के कि बिना सिंचाई के काम चल नहीं सकता, इसलिए बाकी चीजें बाद में करो, सबसे पहले बांध बनाओ, जल संरचनाएं बनाओ, इनके बिना काम चल नहीं सकता। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 7.5 लाख हेक्टेयर क्षमता थी पुराने जमाने में, राजा नवाब अंग्रेज सबके मिला के। वो बढ़ के मध्य प्रदेश की धरती पर अब हो गई है, हमारे जल संसाधन मंत्री बैठे हैं, 45 लाख हेक्टेयर। और अभी जो हमारा काम चल रहा है वो 65 लाख हेक्टेयर के लिए चल रहा है। लगभग 60,000 करोड़ रुपए के काम हमारे जल संरचनाएं बनाने के चल रहे हैं। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय शेखावत जी ने कहा, अब हम नहरें नहीं बना रहे हैं, प्रेशराइज पाइपलाइन बिछाओ और 2.5 हेक्टेयर का जो चक है वहां आपके पाइप का मुंह छोड़ दो, जहां किसान अपना ड्रिप और स्प्रिंकलर का सिस्टम लगा के अपने खेत में सिंचाई करेगा। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है इसके कारण, हमने 75% ज्यादा सिंचाई की है उसी पानी में जो कैनाल से बहता था। पुराने जमाने में कच्ची कैनाल थी, वो तो हमने पक्की की। लेकिन कोशिश ये रही कि पानी, और इसके बाद एक जलाभिषेक अभियान हमने 2007 में प्रारंभ किया। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये नारा बहुत लगाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान, जिलों में जल संसद, ब्लॉक में जल सम्मेलन,
और गांव में जल यात्राएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा जनता को जोड़े बिना काम चलेगा नहीं, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी। और एक घटना मुझे याद आती, जब मैं पहली बार विधायक बना 90 में, तो एक गांव में मैं गया जीतने के बाद। अब मेरा जबरदस्त स्वागत हुआ। जब जीत के जाते हैं पहली बार तो बड़ा स्वागत होता है। और उन्हें आसपास के 25-30 गांव, हमारे यहाँ भंडारे होते हैं, उनको भोजन के लिए बुला लिया कि विधायक जी आ रहे हैं, चलो भंडारा होगा। भंडारा, हजारों लोग, सभा भी हुई। तो सभा में मुझे एक मांग पत्र दिया गया और मांग पत्र में ये लिखा था, हमारे गांव में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत है कुआं, और 3 साल से उस कुएं की सफाई नहीं हुई, इसलिए उसका पानी गंदा हो गया और वो गंदा पानी गांव के लोग पी रहे हैं, इसलिए सफाई के लिए कृपया 5000 रुपया दें। तो मैंने सहज ही पूछ लिया कि ये भोजन, भंडारा, स्वागत, इसमें कितना खर्चा हुआ? अरे क्या लगे, हो गया 1,50,000 हो गए होंगे। मैंने कहा भंडारे में 50,000, 1,00,000 खर्चा कर चुके, और पीने के पानी के लिए 5,000 रुपया कुएं की सफाई के लिए। तो कहने देखो साहब, आप विधायक जीत के आए हो तो आपका स्वागत करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई करना हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है, हमने जान लिया। ये उत्तर था उस समय। ये मानसिकता का सवाल है। जब तक जन सहभागिता ना आए तब तक चीजें बनती नहीं है। और जलाभिषेक अभियान गांव गांव जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया, और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि छोटी बड़ी मिला के चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, तालाबों का जीर्णोद्धार, नए तालाब, हमने 4.5 लाख से ज्यादा वाटर बॉडीज बनाई, और वो लगातार काम जारी है। नदी के पुनर्जीवन की बात आती, जो नदियां सदा नीरा थी, बहती थी, वो नदियां सूख गई, क्योंकि एक तो पानी निकाल के खेत में सिंचाई कर ली, और दूसरे जो जल संरचना उनके आसपास होती थी वो समाप्त कर दी गई। तो नदी पुनर्जीवन का एक अभियान, जिसमें वृक्षारोपण, तालाब खोदना, ऊपर अगर छोटे छोटे तालाब खुद जाए, जल संरचना बन जाए, तो बूंद बूंद रिस के पानी फिर नदी में आ जाए, फिर से नदी पुनर्जीवित हो जाए। हम लोगों ने अभियान चलाया नर्मदा सेवा यात्रा का। प्रहलाद जी भी नर्मदा भक्त है, हम लोग नर्मदा जी के तट पर ही जन्मे। तो नर्मदा जी कोई ग्लेशियर से नहीं निकलते। अपने यहाँ तो उत्तराखंड में जो नदियां निकलती है वो सब ग्लेशियर से निकलती है। हमारे यहाँ तो नर्मदा जी जैसी नदी, जितनी भी नदी है, वो तो पेड़ों की जड़ों से निकलती है। साल के घने जंगल अमरकंटक में वर्षा जल अवशोषित करके रखते हैं, और बाद में जब नमी की जरूरत होती है आसपास की जमीन में, तो बूंद बूंद करके छोड़ते हैं, और वही बूंद बूंद पानी धीरे धीरे नर्मदा जी की धार बन जाता है। तो हमको लगा कि पानी की मात्रा लगातार कम हो रही है, तो एक अभियान जनता के सहयोग से चला, नर्मदा सेवा यात्रा। उसमें नर्मदा जी की स्वच्छता के साथ साथ दोनों तटों पर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो नदी रहेगी, बिना वृक्ष के नदी रह नहीं सकती। ऐसे एक नहीं, अनेकों अभियान हाथ में लेने के प्रयास किए, और मैं मानता हूं कि वाटर विजन गंभीरता से सोच के सारे राज्य बनाएंगे ही। मध्य प्रदेश भी अपनी जल नीति बना रहा है, गजेंद्र सिंह जी, उसमें काफी व्यापक विचार विमर्श हो गया, और मुझे लगता है कि हम 1-1.5 महीने में मध्य प्रदेश की जल नीति, जिसमें सारे एस्पेक्ट शामिल होंगे, सारे आयाम शामिल करने का हम प्रयास करेंगे। पानी हम कैसे बचाएं, पानी हम कैसे बढ़ाएं, वर्षा जल को कैसे हम रोक के रखें, आपने जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करके फिर से हम कैसे, अब इंदौर वाटर प्लस शहर है हमारा, वाटर प्लस शहर है, वो प्रयोग निरंतर मध्य प्रदेश में हम करने के प्रयास कर रहे हैं। फिर सिंचाई में कम पानी कैसे लगे, अब वो जल जीवन मिशन और जल संसाधन, हमारे विजेंद्र यादव बैठे हैं, जल जीवन मिशन का काम देख रहे हैं मंत्री जी हमारे, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पहले हम केवल 14% घरों को नल से जल देते थे, इस समय लगभग 54,000 घरों को हम नल से जल देने का काम कर रहे हैं, 47% तक पहुंचे। तो जितने भी आयाम होते पानी के, उनको जोड़कर एक बेहतर जल नीति बनाने का प्रयोग मध्य प्रदेश कर रहा है।
मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा कि मैं जल का महत्व समझाऊं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो दोहराऊं, या फिर गजेंद्र सिंह जी ने जो विजन रखा है मैं फिर। हाँ, हमारे यहाँ प्रहलाद जी याद दिला रहे खेत तालाब, एक प्रयोग हुआ कि खेत में ही तालाब बना, और एक नहीं अनेकों जिलों में, जिसमें दमोह भी शामिल है, देवास भी शामिल है, भोपाल शामिल है, आसपास के जिले शामिल है, बलराम ताल करके एक योजना बनी जिसमें तय किया कि अपने खेत में तालाब खोदो, और उसमें कुछ किसान लगाए, कुछ सरकार लगाए। एक उदाहरण और मैं दूंगा, मैं जब सांसद बना तो बेतवा नदी मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। उस समय सांसदों को सांसद निधि मिली और उसमें अधिकतम 25 लाख रुपए हम खर्च कर सकते थे। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि 1,50,000, 25,000 कहीं सीमेंट कंक्रीट की रोड के लिए, कहीं मुरम और गिट्टी की रोड के लिए देने के बजाय कोई बड़ा काम करें। तो बेतवा में हमने एक स्टॉप डैम बनाया, बड़ा स्टॉप डैम। उसके कारण 14 किलोमीटर तक पानी रुक गया। अब पहले लोगों को कल्पना नहीं थी कि बड़े स्टॉप डैम के फायदा क्या होंगे। बाद में दोनों तटों पे तो लोगों ने सिंचाई के लिए उस पानी को लिया ही, लेकिन आसपास 10-10 किलोमीटर तक जो कुएं और ट्यूबवेल सूख गए थे उनमें फिर से पानी आ गया। अब इतना असर होगा ये मुझे भी पता नहीं था। और उसके बाद तो हर जगह डिमांड हुई कि स्टॉप डैम बनाओ, स्टॉप डैम बनाओ, स्टॉप डैम बनाओ। तो स्टॉप डैम की श्रृंखलाएं हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अनेकों नदियों पर बनाना प्रारंभ किया। आप और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपने संचाल का महोदया ने जो सुनाया रहीम के जमाने में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी मिले न उबरे मोती मानस चून। और केवल रहीम ने नहीं कहा, तुलसीदास जी ने कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है अधम शरीरा। आज नहीं, हमारे वेदों में कहा गया, ऋषियों ने, जलो बे आपा, जल ही अमृत है। जरूरत उस अमृत को सहेज के रखने की है। और प्रधानमंत्री जी ने जितने आयाम बताए उसके, उन सब आयामों पे आप विचार करेंगे। पेयजल चाहिए, अर्बनाइजेशन की बात आई, 50% पॉपुलेशन अब शहरों में रहेगी, तो शुद्ध पीने का पानी उसका इंतजाम करके हमको रखना होगा। सतही जल उसको हम कैसे बेहतर रख सकते। बांधों की आपने बात बताई कि धीरे धीरे सिल्ट जमा हो रही है। अब तुलसी जी बैठे, हम लोगों ने योजना बनाई डी सिल्टिंग की बांधों में, और उसमें जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो अभी तो सुखदाई है। कुछ कंपनियां सामने आई जो कह रही कि डी सिल्ट करके मिट्टी हम ले जाएंगे, पैसा नहीं लगेगा, उल्टे हमको पैसा देंगे वो, क्योंकि वो बांधों की तलहटी की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, उसके दूसरे कई उपयोग हैं। तो डी सिल्टिंग का काम कैसे हो, जो पुराने बांध है वो बांध बना के बचा के रखे जाएं, उसका काम ऐसे ही स्वच्छता से संबंधित पानी के जो बाकी विषय है अर्बनाइजेशन के कारण, उन सब के लिए खेती का पानी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कम पानी में खेती कैसे हो, अब ये एक बड़ा विषय है। कई बार अब मध्य प्रदेश में तो 3-3 फसल ले रहे हैं। प्रहलाद जी के जिले में भी नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन 3 फसलें लेते हैं। और गर्मी में भी हमारे किसान तो बहुत मेहनती है, लेकिन उसका दूसरा परिणाम घातक होता है। गर्मी में जब वो फसल बोते हैं तीसरे मूंग की, तो गर्मी में पानी निकालते हैं ट्यूबवेल चला के। अब उसमें हर चौथे 5वें दिन फिर पानी लगता है, और भरपूर पानी लगता है। तो हमको खेती के बारे में भी प्रधानमंत्री जी मोटे अनाज की बात करते हैं। कम पानी की फसलें कैसे हो सकती है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश में तो गेहूं, फिर चावल और फिर मूंग, 3-3 फसलें। हालत यह कि इस साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं तो हमने खरीदा, जो हम प्रोक्योर करते हैं, और इतने ही गेहूं बाकी बाजारों में बिका। तो पैदावार बम्पर है, लेकिन पानी भी बम्पर लग रहा है। तो फसलों का उत्पादन भी चाहिए, लेकिन कम पानी में कैसे फसलें हो जाए उसकी भी चिंता हमको करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि इन सब चीजों को देखते हुए ये जो वाटर विजन पर हमारे सभी राज्यों के मंत्री आज यहां बैठे हैं, आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। इस मंथन से अमृत निकलेगा, और प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है 47 तक का वाटर विजन बनाने की, उसके लिए क्या क्या करें उसका रास्ता निकलेगा। और आपके मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको मध्य प्रदेश की धरती पर भी जनता तक पहुंचाने में
जनता के साथ हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जन भागीदारी आवश्यक है, जन भागीदारी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, एक बार जनता की मानसिकता बन गई तो सारी चीजें फिर अपने आप होने लगती है। 5 चीजें मध्य प्रदेश में हम चलाते हैं। एक, स्वच्छता। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश देश में, केवल इंदौर ने तो छक्का मारा, लेकिन मध्य प्रदेश भी नंबर 1 पर है। दूसरा हमारा अभियान चलता है पानी बचाओ अभियान। उसके कई तरह के कार्यक्रम हम निरंतर लगातार करते रहते हैं, जिनमें से कुछ के उदाहरण दिए। तीसरा बेटी बचाओ अभियान। चौथा और है ऊर्जा संरक्षण। हम एक ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहे हैं। बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है, और बिजली बनाने में भी पानी लगता है। हम सब लोग जानते हैं उद्योगों की जो आवश्यकता है उसके लिए कितना पानी लगेगा। सेमीकंडक्टर फैब जैसी इंडस्ट्री आएगी तो वो तो वाटर वेस्ट ही होती है, तो औद्योगिकरण को भी हम नहीं रोक सकते। उस दिशा में भी हमको तेजी से बढ़ना है, तो उसके लिए भी हमको पानी बचाना है। और इसलिए इन सब विषयों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। मध्य प्रदेश भी अपनी जल नीति लेकर, आपके अनुभवों का उसमें लाभ मिलेगा। आज जो चिंतन यहाँ होगा आज और कल, उसका भी हमको लाभ मिलेगा। मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। एक अंतिम अभियान में बताना भूल गया, वो है पेड़ लगाओ। मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का व्यापक अभियान लगातार हर साल हम चलाते हैं, और मुझे लगा कि मैं केवल भाषण दे के कहूं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए मध्य प्रदेश में मैंने तय किया कि मैं रोज पेड़ लगाऊंगा, और निरंतर 2 सालों से अभियान जारी है। मैं 3 पेड़ खुद रोज लगाता हूं, बिना उसके मेरा दिन प्रारंभ नहीं होता। भोपाल में जब रहता हूं तो एक स्थान नियत है, आसपास काफी पेड़ लगे हैं और लगातार लगाता हूं। बाहर कहीं जाता हूं तो जो स्थान मिलता है वहां लगाता हूं। मैं गजेंद्र सिंह जी की अनुमति से आप सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, वाटर विजन 2047 का ये सम्मेलन पानी बचाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो क्यों ना कल मेरे साथ आप पेड़ लगाएं। पर्यावरण और पानी, पेड़ और पानी का चोली दामन का साथ है। उसी गार्डन में, उस गार्डन का नाम हम देंगे वाटर विजन गार्डन। जो आपका सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन की स्मृतियों को वो अक्षुण्ण रखेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी से, राज्य मंत्री जी से, और सभी जो हमारे जल शक्ति या जल संसाधन मंत्री अलग अलग राज्यों से पधारे हैं। कल यहां सत्र प्रारंभ होने, यहां से 5 मिनट की दूरी पर ही है वो स्थान। तो ये सत्र प्रारंभ होने के पहले जो समय आप तय कर देंगे, आइए हम सब पेड़ लगाकर भी जल बचाने का संदेश पूरे देश को दें, और उस वाटर विजन गार्डन को हम बहुत संभाल के रखेंगे, और आने वाले समय में ऐसा बनाएंगे कि लोग पानी बचाने के लिए उस गार्डन को याद करें। तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आइए कल पेड़ लगाकर भी एक सार्थक शुरुआत करें। एक बार मैं फिर आपका यहां हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यह सौभाग्य मानता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मध्य प्रदेश में सम्मेलन हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। उसके लिए फिर से आपका आभार प्रकट करता हूं। एक बार फिर आप सबका हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद महोदय। बिल्कुल सही कहा आपने कि पानी का और वृक्षों का चोली दामन का साथ है, और हम लोगों को उस साथ को बनाए रखना है। और जैसा कि सर ने ये निमंत्रण हम सभी लोगों को दिया ही है, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ना केवल यहाँ बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी हम इस कृत्य को अपना सकें जिस प्रकार आपने अपनाया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब क्योंकि जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये एक बहुत बड़ा कैंपेन रहा है, तो इस कैंपेन के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म हम आपको दिखाना चाहेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव इट्स ई लॉन्च। सो मे वी प्लीज हैव द वीडियो ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर जल शक्ति अभियान कैच द रेन। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। पानी हर घर, हर खेत की जरूरत तो है ही,
जीवन के अर्थव्यवस्था के हर पहलू के लिए ये बहुत जरूरी है। आज जब हम तेज गति से विकास की बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो ये वाटर सिक्योरिटी के बिना, प्रभावी वाटर मैनेजमेंट के बिना संभव ही नहीं है। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों पर निर्भर है, हमारी वाटर कनेक्टिविटी पर निर्भर है। पर्यावरण के जो परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव अब हम सबको अपने घर के दरवाजे के सामने दिखाई दे रहे हैं, और इसी के कारण से आने वाले समय में हमारा देश और आने वाली पीढ़ियां जल समृद्ध हो सकें, सुरक्षित हो सकें। हमारे दूरदर्शिता प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जल से जुड़े हुए विभिन्न विषय और अब तेज रफ्तार खबरें। भोपाल में वाटर मिशन को लेकर